डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को जब शुरू किए थे बायोलॉजी में, तो हम लोग आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को बताए होंगे उस समय कि आर.एच. व्हिटकर ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में क्लासिफाइड किया, 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया, जिनमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं मोनेरा किंगडम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो हम लोग जगत या किंगडम पढ़े थे प्रोटिस्टा पढ़े थे, तीसरा फंजाई पढ़े थे, और चौथा जो जगत था या किंगडम था एनिमेलिया थे या जंतु जगत था। ये 4 जगत हम लोग डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। 5वां जगत बाकी है, तो आज हम लोग 5वें जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। और 5वां जगत जो है वो है प्लांटी या पादप जगत। ठीक है, तो आज हम लोग पादप जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप जगत, ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कहते हैं। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ये भी जंतु जगत के समान ही, ये भी थोड़ा लंबा पोर्शन है, इसको भी समाप्त करने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पादप जगत को वर्गीकरण प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक कर रहे हैं। अरस्तु के समय से ही पादप जगत को वर्गीकरण करने के लिए अनेक वैज्ञानिक इन पर अपना वर्गीकरण दिया है। नए नए तरीके नियमों से पौधों को वर्गीकरण किया है। ठीक है, लेकिन इन सभी वैज्ञानिकों के वर्गीकरण में वर्तमान में देखा जाए तो सबसे उपयुक्त वर्गीकरण जो है पादप जगत का, वो है ओसवाल्ड टिप्पो का। देखेंगे सन 1941-42 में ओसवाल्ड टिप्पो नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत का वर्गीकरण किया। इनके द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण थे वो पौधे की शारीरिक संरचना, इसके अलावा जननांग, इसके अतिरिक्त लाइफ साइकिल के क्रमिक जटिलता के आधार पर इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया। इनके द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण है, ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा दिए गए पादप का जो वर्गीकरण है, आधुनिक वैज्ञानिक सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं कि इनके द्वारा दिए गए जो वर्गीकरण है वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से सही भी है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि ओसवाल्ड टिप्पो ने किस प्रकार पादप का वर्गीकरण किया, इसी के बारे में डिटेल जानेंगे। देखेंगे कि जो पादप जगत है, ओसवाल्ड टिप्पो ने इस पादप जगत को 2 उपजगतों में बांटा। 2 उपजगतों में बांटा। एक जो उपजगत है जिसको हम कहते हैं थैलोफाइटा, क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ये उपजगत होगा, सब किंगडम कहेंगे, उपजगत थैलोफाइटा। और दूसरा जो उपजगत है वो है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ये 2 उपजगतों में बांटा, समस्त पादप को 2 उपजगतों में बांटा ओसवाल्ड टिप्पो ने। कौन कौन? एक थैलोफाइटा उपजगत, दूसरा जो है एम्ब्रियोफाइटा उपजगत। ठीक है, अब देखेंगे कि थैलोफाइटा जो
उपजगत है, इनके कुछ लक्षण जान लिया जाए, प्रमुख लक्षण जान लिया जाए, तब जाकर आगे हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो देखेंगे थैलोफाइटा जो है इनमें कौन कौन से लक्षण पाई जाती है। तो इस उपजगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं या पादप होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट जो होती है बहुत ही सिंपल होता है, साधारण टाइप का होता है, ठीक है। और इनमें न ही जड़, न ही तना और न ही पत्ती पाई जाती है, यानी जड़, तना, पत्ती ये संरचनाएं जो होती हैं इनका पूर्ण अभाव होता है, अर्थात उपस्थित नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जब इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है तो ऐसी संरचना को हम थैलस कहते हैं या थैलस सदृश दिखाई देती है, ठीक है। तो थैलस अथवा सुकाय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका अतिरिक्त दूसरा लक्षण देखेंगे कि इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे, उनमें उपचर्म नहीं पाई जाती है। उपचर्म यानी क्यूटिकल, क्यूटिकल का अभाव होता है। देखेंगे पौधों के पत्तियों के चारों ओर, ठीक है, या तना है उसके चारों ओर भी एक बहुत पतला सा लेयर पाया जाता है। इस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है, जो को उनको बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार की जो लेयर होती है क्यूटिकल, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तीसरा लक्षण देखेंगे, तीसरा क्या है कि इनमें जो है अलैंगिक जनन क्रिया होती है, और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये हम एनिमल क्लासिफिकेशन में ही हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इनमें जो एसेक्सुअल अथवा अलैंगिक जनन क्रिया होती है उनमें चल बीजाणुओं के द्वारा होती है, ठीक है, जू स्पोर के द्वारा होती है। इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, ठीक है, जिसे हम जू स्पोर कहते हैं। यही जू स्पोर जो है अगले पीढ़ी को जन्म देती है। तो अलैंगिक जनन क्रिया में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तीन लक्षण हो गए। चौथा लक्षण देखेंगे, इनमें भ्रूण नहीं बनता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो यही है, इसमें देखेंगे ये भी है, इनमें भ्रूण नहीं बनता, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये भ्रूण क्या होता है ये जान लिया जाए थोड़ा बहुत, नहीं तो भ्रूण कहेंगे ये क्या है। तो देखिए भ्रूण को हम एम्ब्रियो कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। देखेंगे जो मेल होता है और फीमेल, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। मेल जो है, मेल के अंदर मेल गैमीट का निर्माण होता है। अगर हम मानव के केस में देखें तो मानव में जो नर होता है उसमें शुक्राणु बनता है। जो शुक्राणु बनता है उस शुक्राणु को हम मेल गैमीट भी कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट बनता है, मेल गैमीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के केस में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फीमेल जो होता है, ठीक है, इनमें फीमेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है। और ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, ठीक है, जो प्रवस्था बनती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट अगर हायर प्लांट है, ध्यान देंगे हायर प्लांट है, उच्च प्रकार का पौधा है, तो यही जाइगोट जो है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में चेंज हो जाता है। और यही भ्रूण जो है आगे बीज में चेंज होता है, वही बीज फिर बोया जाता है तो अंकुरित होकर एक नए पौधे का जन्म देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हायर पौधों में होता है। क्योंकि ये लोअर पौधे होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो लोअर प्लांट्स होते हैं, बहुत सरल प्रकार के होते हैं, निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो देखेंगे ये तो हायर पौधों का हो गया, लेकिन यहाँ थैलोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनमें केवल जाइगोट तक ही बनता है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। और यही इसी में मियोसिस सेल डिवीजन
यानी इसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन क्रिया करके ही नए प्लांट विकसित कर लेता है, नया प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, नया पौधा बन जाता है, जाइगोट से ही बन जाता है। यानी भ्रूण का निर्माण इनमें नहीं होता है, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये भ्रूण क्या है। चलिए, तो हम लोग आज केवल इसका अध्ययन किए हैं, इसका थैलोफाइटा के जो प्रमुख लक्षण है, ये 4 लक्षण हम थैलोफाइटा का लक्षण बताए हैं। इन चारों को बढ़िया से आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है, और समझते चलेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, थैलोफाइटा को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन से? थैलोफाइटा को 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? एक जो है, एक है शैवाल, जिसे एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल है, एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी भी कहा जाता है, एल्गी, एल्गी है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है कवक, जिसे फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 हुआ, 2 भागों में बांटा गया, शैवाल और कवक 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। तो कवक के बारे में तो हम लोग डिटेल जानते हैं, क्योंकि उधर हम कवक जगत के बारे में ही बता चुके हैं आप लोग को। आर.एच. व्हिटकर ने जो समस्त जीवधारियों को जो क्लासिफाइड किया था, जो कि 5 जगतों में बांटा, जो तीसरा हम जगत बताए थे वो कवक ही बताए थे। तो खैर यहाँ पे इसको हम फिर डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर डिटेल बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से। हाँ, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए शैवाल के बारे में जान लिए, एक एक लक्षण जान लिया जाए। ये शैवाल क्या है? देखिए, आप लोग देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जब लंबे समय तक बारिश होती है तो पुराने घरों की जो दीवार होती है वहाँ पर, या जो मिट्टी होती है वहाँ पर, या सड़क के किनारे, या तालाब में भी देखते होंगे कि हरे रंग की, ठीक है, बहुत छोटी छोटी एक लेयर दिखाई देती है मिट्टी के ऊपर, जिसे हम आम भाषा में या बोलचाल में हम उसे काई कहते हैं। वास्तव में वो काई नहीं है, वो वास्तव में शैवाल होते हैं। बरसात के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि तालाब का जल जो है एकदम ग्रीन दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें शैवालों की संख्या बढ़ जाने के कारण ऐसा होती है। ठीक है, जिनके कारण तालाब का जल जो है हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो वास्तव में वो शैवाल ही होते हैं। तो देखेंगे इन शैवालों के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो प्रमुख लक्षण में पहला ही लक्षण जो है इनका वास स्थान जान लिया जाए, इनका हैबिटेट जान लिया जाए। ठीक है, वास स्थान ये कहाँ पाए जाते हैं। तो शैवाल जो हैं याद रखेंगे ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे प्रचुर मात्रा में नमी हो, जल हो, वहीं पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई प्लेसेस पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, शुष्क स्थानों पर जीवित नहीं रह पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी हो। तो सिंपल सी बात है कि शैवाल जो है नदी में भी पाए जाते हैं, तालाब के जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, नहरों में भी पाए जाते हैं, झीलों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, समुद्रों में भी पाए जाते हैं, महासागरों में भी पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे ये जल हो, ठीक है, वहाँ पे श्योर है कि ये पाए जाते ही हैं। ठीक है, या ये कहा जाए ये खेतों में भी होते हैं। अगर खेत नमी हो, जैसे धान के खेत हो, धान के खेत में ज़्यादातर देखने को शैवाल मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ये इनका लोकेशन हुआ। ठीक है, दूसरा लक्षण देखेंगे। दूसरा लक्षण क्या है इनका? तो पहला हम वास स्थान बता दिए, वास स्थान, वास स्थान कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा जो है इनका, इनमें देखेंगे कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहा जाए या
ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो सभी शैवाल स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा देखेंगे कि शैवाल जो होते हैं ये बहुकोश की शैवाल भी होते हैं और एक कोश की भी होते हैं, ठीक है। तो एक कोश की जो शैवाल होते हैं ऐसे शैवाल होते हैं जिनका बॉडी जो होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि बहुकोश के शैवाल जो होते हैं ऐसे शैवाल होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, एक कोश की भी शैवाल होते हैं और बहुकोश की शैवाल भी होते हैं, ठीक है। इनमें देखेंगे तीसरा है सेल वॉल का पाया जाना। सेल वॉल पाया जाता है यानी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक मेंबर है, ठीक है। तो ये सेलुलोज इनमें पाया जाता है, इनके सेल वॉल में उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, चौथा यही होगा भाई, भ्रूण का निर्माण ना होना या इम्ब्रियो का फॉर्मेशन ना होना, भ्रूण का निर्माण न होना, भ्रूण नहीं बनता, इनके लाइफ साइकिल में भ्रूण पाया ही नहीं जाता है। ये तो शुरू में ही हम बता दिए, यहाँ थैलोफाइटा में ही बता दिए हैं। तो भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूण नहीं पाया जाता है, ठीक है। आम बोलचाल में इसे हम काई के नाम से जानते हैं और इनके बहुत से भाई सदस्य हैं, जैसे उदाहरण देख सकते हैं एनाबीना है, एनाबीना, ठीक है, ये एक प्रकार का ये भी शैवाल है, ठीक है। नास्टाक एनाबीना, ठीक है, ये एक प्रकार का शैवाल है। इसके अलावा क्लोरेला है, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, बाउचेरिया है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, बहुत से हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ का हम यहाँ पे नाम बताए हैं, ठीक। तो आगे देखेंगे फिर क्या हुआ, शैवालों को भी बाद में 7 संघों में बांटा गया, 7 संघ में इसको क्लासिफाइड किया गया। देखेंगे एक एक लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। शैवालों को पुनः कितने 7 संघों में बांटा गया, संघ है यहाँ लिख देते हैं, संघ फाइलम कहते हैं, फाइलम कहते हैं। कौन कौन से, तो पहला है साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी, अच्छा साइनोफाइटा, ठीक है, साइनोफाइटा, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। हाँ, साइनोफाइटा है। दूसरा है, पहला ये देखेंगे साइनोफाइटा है या इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा है। तीसरा क्लोरोफाइटा, ठीक है। चौथा जो होगा वो होगा क्राइसोफाइटा, ठीक है। पांचवा जो होगा वो होगा पायरोफाइसा, पायरोफाइटा, और फिर 1 2 3 4 5 हो गए। हाँ, पायरोफाइटा के बाद है फियोफाइटा है, फियोफाइटा, ठीक है। और लास्ट है 1 2 3 4 5 रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संघों में बांटा गया
और इन सातों संघों के बारे में भाई इनका अलग अलग लक्षण है, इनके अलग अलग मेंबर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले दिन हम लोग इन संघों के बारे में कुछ विशिष्ट लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।